गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नीट के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, जब से नीट हो रहा था उस समय से इस समय तक, उसी तरह से बच्चों हम लोग आईआईटी का भी स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सेशन। और इसमें क्या होगा कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अलग अलग पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे उस समय के। 78 से आईआईटी हो रहा है, ठीक। तो हम लोग 78 से इस समय तक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, 5-5 साल का वो देखें। तो अभी आज जो हम लोग करेंगे वो 78 से 85 तक है। तो आइए हम लोग 78 से 85 तक का आईआईटी का क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन के साथ देखें। आइए तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन 78। Naturally occurring boron consists of two isotopes whose atomic weights are 10.01 and 11.01. The atomic weight of natural boron is 10.81. Calculate the percentage of each isotope in natural boron. देखिए जरा इसको दो चीज, उस समय में तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने के भी। अब इसको जैसे सॉल्व करने का क्या है, जरा समझिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि हमारे पास है बोरॉन, एक बोरॉन का मास कितना है बच्चों 10.01 और दूसरे बोरॉन का मास है 11.01 और दोनों का एवरेज कितना है 10.81। ओके, अब आपसे कह रहा है अगर एवरेज इतना है तो बताइए इसका भी परसेंटेज और इसका भी परसेंटेज। मान लेते हैं इसका परसेंट है x, तो इसका क्या होगा 100 माइनस x होगा। हम लोग कैसे करेंगे, हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं इसका मास 10.01 इंटू x बाई 100 प्लस इसका मास 11.01 इंटू 100 माइनस x बाई 100 ऐसे। और एवरेज एटॉमिक मास कितना है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास हमारा है 10.81। तो यहां से हम 10.01 x बाई 100 और प्लस 11.01 100 माइनस x बाई 100 यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x जो आएगा वो इसका परसेंट होगा और 100 में से x को माइनस कर लेंगे वो इसका परसेंट। ये तो था उस समय जब हम लोगों को सब्जेक्टिव करना था। आज हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है और ट्रिक से जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए आप लोगों को मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों, एक क्या है 10.01, एक है 11.01, एवरेज है 10.81। यही तो आप देखिए ट्रिक क्या है, इसका परसेंटेज निकालना है ना। तो देखिए नीचे क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1। अब ऊपर अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका निकालना है, इसका निकालना है तो इन दोनों का, तो इसका निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का मतलब ये और 10.81 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0, ये आएगा 2 और ये कुछ नहीं शायद, है ना। तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.20 इंटू 100, आंसर कितना आ गया 20%। तो ये कितना आ गया 20%, तो ये कितना आ जाएगा 80% आंसर आ गया। तो इससे आंसर तुरंत आ जाएगा, जो आज के समय में हमें करना है और उस समय में हमें ऐसे करना रहता। आप करके देखिएगा आपकी x की वैल्यू 20 ही आएगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1979। देखिए क्या कहता है, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। देखिए
क्या कह रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है 1:4 रेशियो में। ठीक है, पहले आपको ट्रिक में बता दूं, फिर आपको बताऊं कैसे करेंगे। अगर मुझे ये करना रहता तो मैं क्या करता, जब भी मोल का रेशियो या मोलिक्यूल्स का रेशियो, ठीक है, कुछ भी आए तो आप क्या करिए, W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। तो W1 W2 कितना दिया है, 1/4। M2 कितना होगा, M2 कितना होगा 28, और M1 कितना होगा 32, है ना। ये कितना हो जाएगा 7:32। कैसे करेंगे, देखिए ये तो आंसर आ गया। कैसे करेंगे आप जरा देखिए, ये कह रहा है दोनों के मास का रेशियो है, तो आप जरा देखिए दोनों के मास का रेशियो है, क्या निकालना है, मोलिक्यूल्स। तो मास से मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में, कितना होगा 1/32। मोल से किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलिक्यूल्स में, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आया इसका मोलिक्यूल्स। उसी तरह इसके मोलिक्यूल्स कितने आएंगे, इतने। फिर क्या करेंगे, दोनों का रेशियो, वही वो कह रहा है, जब दोनों का रेशियो करेंगे तो Na/32 और ये ऊपर हो जाएगा ना 28/4 Na, यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 Na कैंसिल 7:32। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वैसे ये बहुत पुराना है भी। आइए थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, भैया कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन 16, तो कितने हो गए 22। देख रहे हैं आप, IIT में ऐसे क्वेश्चन भी कभी आते थे, है ना, ये 1 मार्क्स का होगा। अब ये कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, जरा फोर्थ देखिए। फोर्थ कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए पहले में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आप मोल निकाल लीजिए ना, मॉलिक्यूल्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस मोल निकालने की जरूरत है। यहाँ क्या होगा 36 बाई वाटर, वाटर कितना होता है, कितना होता है 18, यानी 2 मोल। यहाँ क्या होगा 28 बाई CO, CO कितना होगा 12 और 16 कितना हो गया 28, तो 28 1। तो चलिए इतना तो हो गया कि बी हमारा नहीं होगा। अब कह रहा है 46 इथाइल अल्कोहल का मास कितना होता है 46, तो ये भी नहीं होगा। 54 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मास बहुत ज्यादा है, तो मोल कम हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ए, वेरी सिंपल। चलिए हम लोग अब ठीक है ना, इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड and excess of sodium hydroxide, the ratio of volumes of hydrogen evolve is. Okay, so then your question is कि when zinc is separately reacts with H2SO4 and NaOH and amount of zinc is same, then what will be the ratio of gases, means H2 evolves. So at first we have to know what is the reaction between zinc and H2SO4. We know zinc reacts with H2SO4, then ZnSO4 and H2 will evolve. Okay, as zinc comes in above region of hydrogen reactivity series. By the way, when zinc reacts with NaOH, then Na2ZnO2 plus H2. Okay, Na2 actually in actual zinc when react with NaOH, it reacts with water in presence of water and form Na2. What is the coordination number of zinc and H2? 4. Coordination number of zinc is 4. I think this is balanced.
4H2 and 6H2, 4N2H2, Na2, zinc, oxygen 2N2, 4, of course. And this one also balance, I think, 2 and H2. Yes. So we can go either from this reaction or this reaction, but in both reaction, by 1 mole of zinc, 1 mole of H2 is evolved. By here also 1 mole of zinc evolved, 1 mole of H2. So answer will be same, ratio will be 1:1 for hydrogen, for H2SO4 or for NaOH. Okay, very simple question. Next, question. 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated yield residue weighing. Okay. ये तो रटने वाला क्वेश्चन लग रहा है। बाय द वे, Ag2CO3 को हमने गर्म किया। देखिए Ag2 मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, उसमें हम लोग देखे हैं कि ये क्या करता है। Ag2CO3 Ag निकालता है ना, और सिल्वर के साथ साथ CO2 और O2, तो CO2 और O2 निकालता है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ CO2 के साथ एक ऑक्सीजन बचेगा ना, यहाँ 2 करें तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 4 होगा। तो यहाँ होगा 4 और 2 CO2, तो ऑक्सीजन कितने बचेंगे, 1 और 2, शायद बैलेंस है। हाँ, तो ये बनता है। अब ये कह रहा है कितना ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट है, तो पहले इसका मास निकालते हैं। Ag का कितना होता है 108, तो 108 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, और कार्बोनेट हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 48। तो ये टोटल मिलके कितना हो गया बच्चों, 8 2 10 6 और 4 1 5 1 6 1 7। अच्छा, इससे कोई इसका मतलब है तो 276 है, तो ये सब तो उड़ जाएंगे ना, हमें मिलेगा क्या Ag। तो Ag 276 से कितना मिल रहा है 4 × 108। नहीं तो एक चीज देख लीजिए, यहाँ 2 मोल है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर इतना मिल रहा है कि इसको हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको हाफ करेंगे ना बच्चों, हाफ मतलब 2.16, ऐसा है क्या। हाँ, एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ की गड़बड़ी। चलिए अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ये तो थ्योरेटिकल लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, लिमिट योर आंसर इन 2 sentences। एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, एक कि ड्यू टू डिफरेंट मासेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल। ये तो खैर थ्योरेटिकल है, आप जानते हैं अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो अलग अलग आइसोटोप्स होंगे तो उनका एवरेज मास लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा ही। अब देखिए ये क्वेश्चन जरा, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 and N2O4 is 38.3 at 27.7 degree centigrade. Calculate number of moles of NO2 in 100 gram of mixture। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास है एक तो क्या है NO2 और एक क्या है N2O4, ओके, और दोनों का मिला के वेपर डेंसिटी
38.3। तो कह रहा अगर ये दोनों मिलके 100 ग्राम हो, ये दोनों मिलके 100 ग्राम हो, तो उसमें बताइए NO2 कितना होगा। ओके, देखिए टेम्परेचर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें पता है एवरेज मोलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा ना। तो 2 इंटू 38.3 कितना आ जाएगा 6 और 7, इतना तो आ गया मोलर मास। मोलर मास माने 1 मोल। तो अगर हम 1 मोल लें तो आइए जरा 1 मोल लें तो जरा देखते हैं। ये अगर इसको मान लें हम x, NO2 को मान लें x, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस x। अरे ये 1 मोल अगर इसको मान लें, दोनों मिला के 1 मोल अगर ले रहे हैं तो ये है x, तो ये 1 माइनस x। तो आइए जरा देखते हैं कैसे हम लोग निकालें। ये क्या है मोलर मास। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल क्या होता है मोल इंटू W बाई M। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना आएगा 76.6। तो W निकालना हो तो क्या करेंगे मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है x, मोलर मास NO2 का कितना होगा 14, 32 कितना हो जाएगा ये 46। तो चलिए 46x प्लस ये कितना होगा 46 का डबल, तो ये हो जाएगा आपका 92 1 माइनस x। अब यहां से हम क्या करेंगे x निकाल लेंगे। आइए मैं समझा दे रहा हूं। अब यहां से आप क्या करेंगे x निकाल लेंगे। x निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा x निकाल लिए तो इसका क्या आ गया, जो भी इसका मोल है वो आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 100 ग्राम में, तो जरा देखिए 100 ग्राम अगर कह रहा है तो 100 ग्राम बाई मोलर मास 76.6, तो ये मोल आ गया। ये क्या आया मिक्सर का मोल। तो मिक्सर के मोल में अगर हमें NO2 निकालना है तो क्या करेंगे 100 बाई 76.6 इंटू जो वहां से x आया है, यही होगा हमारा आंसर। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, वही आंसर आएगा। देखिए 9th क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ फेल्सपार अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑब्टेन्ड which weighed 0.1180 gram. Subsequent treatment of the mixed chloride with silver nitrate gives इतना ग्राम of silver chloride. What is the percentage of sodium oxide and potassium oxide in the sample? तो आपको ये तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है और ये कैलकुलेटर उस जमाने में अलाउ था, कैलकुलेटर के ही उससे हो पाएगा, थोड़ा बड़ा है। आइए हम लोग एक बार देखते हैं। कह रहा है 0.5 ग्राम फेल्सपार है, एक तो ये बात कह रहा है। अब ये कह रहा है कि उसमें हमें बताना है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, और उन्हीं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड से बन रहा है NaCl और KCl। अब फिर उस NaCl और KCl के सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन से बन रहा है इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो आइए जरा देखें हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखें। तो Na2O है ना, इन ऑक्साइड होता है, तो Na2O जो है HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा NaCl और वाटर। उसी तरह अगर K2O रिएक्शन करेगा HCl से तो KCl और क्या बनाएगा वाटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि जितने KCl हैं और NaCl हैं उनका मास इतना है। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब कह रहे इसको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं तो ऑल क्लोराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा
सब के सब क्लोराइड क्या बन जाएंगे, CDS। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं मोल ऑफ NaCl और मोल ऑफ KCl, क्योंकि NaCl से क्या बनेगा, AgCl, एक ही मोल बनेगा, इक्वल टू मोल ऑफ AgCl। बोलिए, ये कह सकते हैं, चलिए तो ये बोल सकते हैं। अब मोल ऑफ NaCl हम कैसे देखें, मान लीजिए NaCl का मोल है x, ओके, तो NaCl का मोल x बाई x ग्राम है, मोल माने x ग्राम है, तो x ग्राम बाई कितना होगा इसका मास 58.5, तो 58.5 प्लस KCl का देखते हैं, तो KCl का कैसे निकालेंगे, टोटल कितना मास है 0.118 माइनस x, ठीक है, और KCl का कितना होता है मोलर मास 74.5 इक्वल टू मोल ऑफ AgCl, तो मोल ऑफ AgCl कितना कह रहा है 0.4, ये लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है, तो एक बार क्वेश्चन देख लूं, तो ये है ना 0.245, तो कोई बात नहीं, 0.2 मिस्टेक है, 2.51 और बाई AgCl का मास कितना होगा 108 और 35 143, तो 143.5। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा कि ये कितना ग्राम है, ठीक। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद से इसको करते हैं, तो जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको करते हैं, पॉज करके, नहीं रहने दो, चलने दो, तो x आ गया हमारा 0.0338 ग्राम, तो ये x क्या है NaCl, जब NaCl पता चल गया तो KCl कितना होगा 0.1180 माइनस 0.033 ग्राम, ठीक है। तो जब हम KCl का मास निकालेंगे माइनस करके, तो कितना आएगा, कितना आएगा 774 और ये 11, तो 0.1147 ग्राम आएगा। अब अगर हम मोल ऑफ Na2O निकालें तो कितना होगा, इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसके मोल से आधा ही ना होगा, तो अगर हम निकाल रहे हैं मोल ऑफ Na2O, तो मोल ऑफ Na2O कितना होगा, इसका आधा, है ना, यानी हम क्या लिखेंगे 1/2 मोल ऑफ NaCl, और मोल ऑफ NaCl कितना आ रहा है बच्चों, x आ रहा है 0.0338 बाई 58.5, यही ना, तो मोल ऑफ Na2O हमारा कितना आ जाएगा, इसके मोल का आधा, और अगर उसका मास भी निकालना हो, ये तो मोल हो गया, अगर मास निकालना हो तो मतलब W ऑफ Na2O, तो ये जो आए उसमें Na2O कितना होता है 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मास, और जब हमारा आ जाएगा मास तो हम K2O का भी बिल्कुल इसी तरह निकाल सकते हैं, तो K2O का भी हम निकाल सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही 1/2, K2O का कितना था KCl 0.114 बाई इसका मास कितना था 74.5, और फिर अगर इसका हमें W ही निकाल देते हैं, तो फिर हमें इसके K2O के मास से मल्टीप्लाई करना होगा, K2O का मास कितना होता है 94, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और जब दोनों का W हमें पता चल जाएगा तब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ K2O निकाल लेना है, यानी जितना मास आएगा उतना बाई
0.5 इंटू 100, यही ना। तो जितना मास आएगा उतना डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, यही आपसे कह भी रहा है शायद दोनों का परसेंटेज निकालने के लिए। तो भाई लोग आप लोग ऐसा करिए, इसका मास निकालिए, इसका मास निकालिए, और परसेंटेज निकालने के लिए जो डब्बा है बाई 0.5 इंटू 100, यही Q2 का आंसर आएगा। तो NO2 का भी निकाल लेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन उस समय आते थे। बड़े बड़े मैंने क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, और ये है 79 का, ये भी यानी 79 में बहुत क्वेश्चन आया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट से। आइए जरा ये क्वेश्चन देखें। देखिए जो बच्चे 11th में हैं उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब कैसे हैं, कंफ्यूज क्वेश्चन। कंफ्यूज क्वेश्चन में जो दो चैप्टर के मिला के होते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 ml of a gas containing only carbon and hydrogen were mixed with an excess of oxygen, okay, and the mixture explodes by means of electric spark. After explosion, the volume of mixed gases remaining was 25 ml, okay. On adding a concentrated solution of KOH, the volume further diminished to 15 ml, the residual gas being pure oxygen. All volumes have been reduced to NTP. Calculate the molecular formula of hydrocarbon. देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम फॉर्मूला देखें, हमें पता है जब भी हम कंबस्शन के बारे में सोचते हैं तो एक फॉर्मूला जो ये यहाँ x प्लस वाई बाई 4, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी बैलेंस इक्वेशन को, माने हाइड्रोकार्बन को के कंबस्शन निकालने के लिए। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये 5 ml है, ओके, जरा क्वेश्चन समझिए। अब ये कह रहा है कि 5 ml है, और इसमें जब रिएक्शन कराया जा रहा है, हम लोग जब एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला रहे हैं, तो कह रहा है कि जो भी गैस मिल रहा है वो 25 ml है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है CO2 और O2 दोनों मिलके 25 ml हैं, ओके, यहाँ भी क्लियर है। अब कह रहा हूं एडिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH। देखिए जब इसमें KOH डालेंगे तो KOH क्या करेगा, ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। KOH क्या है, बेसिक, तो इससे KOH रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, इसको खत्म कर दिया, KOH पूरा किया कि नहीं। तो कह रहा है कि फर्दर डिमिनिश टू 15 ml। अब क्या बचा, 15 ml हमारे पास बचा, और जो बचा वो ऑक्सीजन है। चलिए तो पता चल गया कि हमारा ऑक्सीजन कितना है, 15 ml, और CO2 कितना है, 10 ml। चलिए यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन भी है। अब आगे अब हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जरा देखिए, अगर 1 मोल बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन है, अगर 1 मोल हाइड्रोकार्बन है तो कितना मोल CO2 निकल रहा है, x मोल, बोलिए। तो 1 मोल से इतना है ना, तो हमारा कितना है ये, अच्छा मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो हम वहां से वो भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 1 ml रहता तो ये x ml, मोल न रख के ml करिए फिलहाल, तो ml तो x ml, तो ये कितना है 5 ml, तो ये 5 ml है, तो ये कितना हो जाएगा 5x होगा। तो हमारा CO2 कितना हो जाएगा 5x, और CO2 है कितना 10 ml, तो 5x इक्वल टू 10 ml, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। चलिए तो हमारे इतना तो समझ में आ गया, C2
अब यही ऑप्शन रहता तो थोड़ा बुद्धि लगाते हैं हम लोग, लेकिन ऑप्शन नहीं है। खैर, तो C2 हो गया। अब हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन से देखते हैं जरा कि कितना ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ओहो, यहाँ H2O होता है बच्चों, है ना, H2O होता है। तो आइए देखिए, अब 1 ml से कितना, 1 ml में कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, X प्लस Y/4, है ना। तो 5 ml से 5 ml हाइड्रोकार्बन में कितना ऑक्सीजन, 5 × X प्लस Y/4, और हमारा X प्लस Y/4 यही ना, X प्लस Y/4 हमारा है कितना, तो X प्लस Y/4 हमारा है 10, बोलिए 10, और x की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2, तो क्या हम निकाल सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं। ये हो गया यहाँ से 2 और ये है 2, तो 2 प्लस Y/4 इक्वल टू 2, यही ना। ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस Y इक्वल टू 8, 8 प्लस Y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 0, ये कैसे हो रहा है, अच्छा 10 तो CO2 था ना, वो तो 15 है यार, 15 है, 15, तो 15 है तो ये कितना जाएगा, 5 3 जा 3 टाइम्स, तो 3 जा तो यहाँ 3 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 12 होगा यहाँ, तो y इक्वल टू 4, तो हमारा हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, C2H4, तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C2H4, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 80 का ये देखिए, अब हमारे पास आ गया है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, मैं अभी बता रहा हूँ। एक्चुअली आजकल जो एडवांस है ना, एडवांस से भी एडवांस था उस समय का मेंस, है ना, स्क्रीनिंग और मेंस। तो क्वेश्चन करने से बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए कराया जा रहा है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कि 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, CO एंड CO2 दोनों मिलके है 1 लीटर, ओके, इज पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। इसको हम लोग चारकोल यानी कार्बन से पास करा रहे हैं, ये भी सही बात है। तो कह रहा है वॉल्यूम हो गया 1.6 लीटर, यानी जो पहले था 1 लीटर ये बढ़ के हो गया 1.6 लीटर, ये भी सही बात है। अब क्या कर रहा है, द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम। आपको बताना है CO कितना है और CO2 कितना है। क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर CO एंड CO2 है, और इसको जब चारकोल यानी कार्बन रेड हॉट चारकोल से पास करा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है 1.6 लीटर। तो बताइए कितना CO है और कितना CO2 है। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए जब भी चारकोल से पास कराएंगे CO2 का तो कुछ नहीं होगा, होगा किसका, CO का। तो C प्लस CO ये क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। चारकोल से C प्लस CO नहीं, चारकोल है ना रेड हॉट, CO2 बन जाएगा, सॉरी बच्चों, CO2 बन जाएगा 2CO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना क्या क्या है, जरा देखिए। अगर मान लीजिए जैसे ये अभी कह रहा है 1 लीटर है CO और CO2, 1 लीटर में मान लीजिए ये X है, तो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा 2x। तो अगर हम CO के बारे में कहें तो हम कहेंगे CO है 2x। अच्छा पहले कितना CO था, 1 लीटर में ये x है तो CO कितना था 1 माइनस x। अरे टोटल जब 1 लीटर था CO2 है x, तो CO कितना होगा ये,
तो टोटल CO हमारा कितना हुआ 2x प्लस 1 माइनस एक्स, नहीं, और कह रहा है कि वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6, क्योंकि हमारे कंटेनर में अब क्या हो गया है, इससे रिएक्शन करके CO2 भी खत्म हो गया, अब केवल CO ही है, तो यही हो गया 1.6। तो क्या हम x निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। 2x, अच्छा ये तो ऐसे ही है यार, हमें लगा मल्टीप्लाई है, ये x प्लस 1 इक्वल टू 1.6, तो ये कितना हो गया 0.6, तो हमारा x कितना आ गया 0.6, x माने CO2 कितना आ गया 0.6, तो CO कितना होगा 0.4, यही ना होगा, क्यों शुरू में 1 लीटर लिए थे ना, तो इतना आ गया, यानी परसेंटेज कह रहा है, तो ठीक है, एक है 40%, एक है 60%। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो, या कंपोजिशन पूछ रहा है तो वैसे बता देंगे 1.6 1.4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए इसका बी पार्ट भी एक दिया हुआ है, जरा बी पार्ट देखिए, इसको मिलता है, तो जरा बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या कह रहा है, कंपाउंड कंटेन्स 28% नाइट्रोजन एंड 72% क्या मेटल। ओके, इसके बारे में नहीं पता। अब कह रहा है कि 3 एटम ऑफ मेटल एंड 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये कंपाउंड का नाम हो गया हमारा। कह रहा है फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक वेट बताइए। ठीक है, फिर पूरे मेटल का मास कितना मान लिया जाए 100, तभी तो इसमें 28% नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है, नाइट्रोजन है 2 माने 14 2 जा 28, नाइट्रोजन कितना है 28। तो इसका मतलब कि टोटल का जो भी मास होगा इसका 28% है 28। आ समझ में? अरे N2 है ना, तो N2 2 है, N2 2 है तो क्या होगा 28, तो टोटल का 28 कैंसिल, तो हमारा इसका मोलर मास कितना पता चल गया 100। चलिए, तो मोलर मास 100 पता चल गया, तब क्या है यहाँ कर लीजिए। अब 3, इसके m को x लिख दे रहे हैं, 3x प्लस 28 इक्वल टू 100, तो 28 उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 24, है ना। तो ये कह रहा है फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का एटॉमिक वेट कितना हो गया 24, ठीक है। तो मेटल का एटॉमिक वेट हो गया बच्चों 24। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसको देखिए, 0.5 मोल of BaCl2 is mixed with 0.2 मोल of Na3PO4। ओके, आइए जरा देखिए, ये कह रहा है BaCl2 है और Na3PO4 है, ये कितना लिए 0.5 मोल और ये 0.2 मोल। So the maximum number of moles of Ba3PO4 that can be formed, तो इससे बन रहा है Ba3PO4 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा NaCl, तो मान लीजिए 3 मोल बन गए NaCl। थोड़ा सा हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 करेंगे ना, तो बैलेंस करिए Ba3PO4 होल ट्वाइस, फॉस्फेट है 2, तो यहाँ फॉस्फेट तो 2 चाहिए ही, तो Na3 कितना हो जाएगा 6, और Na3 6 तो Ba हो जाएगा 3। अब देखिए बैलेंस है, अब कह रहा है ये है 0.5 मोल और ये है 0.2 मोल, तो अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, 0.5 मोल एंड 0.2 मोल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी फॉर्म। तो देखिए
अब इसमें क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे दिखते हैं, मोल बाई इतना, तो ये कितना आएगा पॉइंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका जान लीजिए, यहाँ जो भी मोल दिया है डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया 0.1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया पॉइंट कितना 1.1 कुछ, ठीक है। तो कौन ज्यादा है, ये कम है, तो इसलिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये। तो पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर इसका 2 है तो इसका 3 है, तो इसका 0.2 है तो इसका 0.3 होना चाहिए, जबकि ये 0.5 है यानी ज्यादा है, तो यही है लिमिटिंग रिएजेंट। ये बताएगा कि ये कितना बनेगा। तो 2 मोल से 1 मोल, तो 0.2 से 0.1, अरे 2 से 1 ना, तो 0.2 से 0.1। ये क्या कह रहा है, मोल ही पूछ रहा है, क्या कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो वही 0.1 नहीं, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.1 से 0.1, हाँ, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 0.1 मोल ऑप्शन दिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 83 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 is 1.25 ग्राम। ओके, मोलरिटी कितना है 3 मोलर। 3 मोलर माने 3 मोल इन 1 लीटर। ओके, अब कह रहा है कि इसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो कह रहा है आपसे परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट और मोलरिटी ऑफ Na+ एंड H2O3 बताइए। देखिए पहले तो हम इसको 1 लीटर में मान के चल रहे हैं, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1250 ग्राम। ओके, अब देखिए कह रहा है कि द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। देखिए पहले जरा हम सोचते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है कितना 3 मोल, मोलरिटी है 3 तो 3 मोल, तो 3 मोल, और सोडियम थायोसल्फेट का मास कितना होगा 23 2 जा 46, सल्फर का 64, ऑक्सीजन का 48, सब मिलकर कितना हो जाएगा 158। तो 158 से 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 158 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 474 ग्राम। चलिए, तो आपको पता चल गया कि ये इतना ग्राम है, तब क्या दिक्कत है फिर परसेंटेज W/W निकालना है। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या है 474, नहीं टोटल कितना ग्राम है 1250 इंटू 100, यही ना। तो इससे ये 0 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 474/125। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ये करीब करीब आ जाएगा आपका 12 चौका 48 फुट। 4 से थोड़ा सा कम आएगा, तो अब जितना आए आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 37-38% जितना आए, तो हमें नहीं पता 38 के आसपास आना चाहिए जो है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। सेकंड कह रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज, ये तो पहला था। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, मोल फ्रैक्शन बताना है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे बताएंगे, देखिए टोटल मास कितना है 1250, इसका मास कितना निकाले सोडियम थायोसल्फेट का 474, तो माइनस करने पे कितना आएगा 677,
तो आ गया 776। तो हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, उसका मोल कितना है सोडियम थायोसल्फेट का 3, उसी का ना मोल फ्रैक्शन निकालना है। और वाटर कितना है 776 और वाटर का मोलर मास 18, तो ये वाटर का मोल हो गया। तो टोटल मोल हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो कितना आएगा 3/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 18 14 72 है ना 72 और कितना आएगा 5 तो करीब करीब 3, तो क्या आएगा 3/7.3। 3/7.3 माने कितना हो गया आपका, यही ना आएगा, ये तो ठीक है ना। तो आप लोग निकाल लीजिएगा जितना आए। नहीं ये तो 43 होगा ना बच्चों, 43 तो ये कितना हो जाएगा 46 होगा। तो जो आए आप निकाल लीजिएगा, वही आएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप लोग निकाल लेंगे। एक और इसमें है क्या, एक और पार्ट है और वो क्या कर रहा है, the molality of Na plus and H2O3 minus। हाँ तो ठीक है ना, मोललिटी निकालना है। तो मोललिटी कैसे निकालेंगे, 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट है तो उसमें सोडियम कितना होगा 2 मोल, माने 3 दूनी 6 मोल, यही ना। तो 6 मोल हो गया और मोललिटी निकालना है। तो ऊपर हमारा मोल आ गया, नीचे क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी निकाले थे ना 776 और इनटू 1000 केजी में करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका मोलरिटी। इसी तरह दूसरे का भी निकाल लेंगे, ये तो आसान है, ये आप लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े। ये 1983 का क्वेश्चन है, देखिए 4.08 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड अननोन कार्बोनेट MCO3 was heated strongly. The residue weighed 3.64 gram. This was dissolved in 100 ml of 1 normal HCl. The excess acid required 16 ml of 2.5 normal NaOH solution for complete neutralization. Identify the metal. ये बैक टाइट्रेशन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग टाइट्रेशन वैसे तो नहीं देखे, लेकिन देखिए क्वेश्चन, और उस समय के क्वेश्चन बहुत अच्छे आया करते थे, अच्छे मतलब कि लेंदी आते थे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है जरा समझिए, कह रहा है कि 4.08 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ये 4. बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है और मेटल का कार्बोनेट है। बेरियम ऑक्साइड है और मेटल का कार्बोनेट है, और दोनों मिलके है 4.08 ग्राम। ठीक है, अब कहा क्या रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। स्ट्रांगली हीटेड, तो इसको स्ट्रांगली हीट किया गया। अब कह रहा है जो चीज बच गया, जो चीज बचा है उसका वेट है 3.64 ग्राम। ओके, अब कह रहा दिस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl। इसको क्या किया गया कि 100 ml 1 नॉर्मल HCl में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड, और इसमें कुछ एसिड बच भी गया, तो जो एसिड बच गया उस एसिड के लिए भी 16 ml 2.5 नॉर्मल NaOH की जरूरत पड़ी। अच्छा, NaOH की जरूरत पड़ी।
फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो कर आइडेंटिफाई द मेटल M। तो मेटल M बताइए क्या है, M माने ये। आइए अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करें। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है, बेरियम ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट जिसका वेट है 4.08 ग्राम, और ये कह रहा है कि उनको स्ट्रांगली हीट किया गया। तो स्ट्रांगली हीट करने से क्या हुआ कि कुछ न कुछ तो वही होगा, कोई न कोई रिएक्शन। अब कह रहा रिएक्शन में कुछ चीजें चली गई और जो चीजें बच गई वो है 3.64 ग्राम, और 3.64 ग्राम उसको हमने एसिड से रिएक्शन कराया, और फिर भी कुछ एसिड बच गया, उस एसिड को खत्म करने के लिए बेस डालना पड़ा। तो बताइए वो M क्या है। सुंदर क्वेश्चन, आइए ट्राई करते हैं। देखिए जब भी हम गर्म करेंगे ऑक्साइड का कुछ नहीं होता है, होगा किसका, कार्बोनेट का। तो हम लोग वहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो जब हम गर्म करेंगे ये जो हमारा मेटल कार्बोनेट है, आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, जब भी गर्म करेंगे मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, बोलिए, मेटल कार्बोनेट CO2 बनेगा, है ना। तो मेटल और CO2 बनेगा, ओके, मेटल और CO2 बनेगा, यानी ये इसका कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहा है जो बच गया वो 3.64 ग्राम है, तो यानी बच गया, क्या बच गया, तो BaO ही बचा, तो 3.64 ग्राम। तो फिर गायब कितना हुआ, तो यहां से देख लेते हैं 0.4 और 0.4, ओके। तो जो गायब हो गया वो कितना है, 0.44 ग्राम, यानी जो गायब हुआ ये क्या होगा, ये तो सॉलिड है, यही तो होगा, तो ये कितना होगा, 0.44 ग्राम। यानी CO2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 44। तो हम ये कह सकते हैं 0.01 मोल। चलिए, तो CO2 कितना गायब हुआ, 0.01 मोल। हम लोग यहां तक आ गए। अब CO2 अगर 0.01 मोल, तो ये भी कितना होगा, 0.01 मोल, और ये भी कितना खत्म हुआ होगा, 0.01 मोल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमें पता चल गया कि BaO जो है वो है 3.64 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि दिस वाज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl। तो HCl का हम क्या निकाल रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बोलिए, 100 ml है इंटू n, यानी 100 मिली इक्विवेलेंट। तो HCl कितना होगा, 100 मिली इक्विवेलेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो 100 मिली इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, अब ये कितना हुआ, NaOH का मिली इक्विवेलेंट जरा निकाल लें। NaOH का मिली इक्विवेलेंट तो कितना होगा, 16 इंटू क्या है 2.5, 2.5। तो ये कितना हो जाएगा, 25, 6, 7, 50 और 40। चलिए, तो यहाँ जो एसिड से ये रिएक्शन किया, कितना किया, 40 मिली इक्विवेलेंट, यानी इसमें कितना मिली इक्विवेलेंट है, 60। तो इसमें HCl का, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हमने HCl का 100 मिली इक्विवेलेंट लिया था, NaOH रिएक्शन किया 40 मिली इक्विवेलेंट, इसका मतलब 60 मिली इक्विवेलेंट कौन किया होगा, ये जो बचा है, मतलब BaO ऑक्साइड है ना, बेस है, ये रिएक्शन किया होगा। अच्छा, अब इसका जो है ये 60 इक्विवेलेंट है, तो ऊपर आते हैं, उसको भी होना चाहिए 60 इक्विवेलेंट ही। तो हम जरा देखते हैं, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं किसको। अच्छा ये मेटल नहीं होगा, मेटल के साथ ऑक्साइड भी तो होता है ना बच्चों। क्वेश्चन और बढ़िया हो गया। मेटल ऑक्साइड है, यानी ये भी बचा होगा और ये भी बचा होगा, यानी हमारा जो 3.64 ग्राम है ना, इस 3.46 ग्राम में 3.64 ग्राम में BaO भी है और MO भी है। अभी तक हम समझ रहे थे केवल BaO है, तो क्वेश्चन और बढ़िया हो गया। ये सोचते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, MO है, MO रिएक्शन करेगा HCl से, ठीक। तो MO मान लीजिए M ही है और रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, ये, ठीक है। तो अब अगर ये बनाएगा तो जरा आप लोग सोचिए, यहां भी तो कुछ लगेगा। MO कितना है, MO पता है क्या कितना है, नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि ये है 0.01 मोल, तो ये भी कितना होगा 0.01 मोल। और जब मोल पता है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट। तो हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, ये है 0.01। तो 0.01 में हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका भी मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ MO ना, MO क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MO। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ MO हमारा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.02 होगा। चलिए, तो 0.02 ये नहीं दिया है ना कितना ग्राम है या कुछ भी नहीं दिया है। चलिए, तो 0.02 ये क्या है, 0.02 ये इक्विवेलेंट है। क्यों, ये मोल है ना और n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिली इक्विवेलेंट के लिए 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 20। चलिए ठीक, जरा फिर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ 100 ml हमने लिया था, 100 ml में 40 ml NaOH ले लिया, बचा 60 ml। 60 ml में MO का इक्विवेलेंट कितना हो गया, मिली इक्विवेलेंट 20। तो HCl का कितना लगेगा 40, तो 40 और खत्म हो गया हुआ ना। तो 40 तो यहाँ खत्म हुआ था, 40 MO की वजह से खत्म हो गया। यानी अब समझ में आ गया कि BaO जो है इसके लिए 20 मिली इक्विवेलेंट ही बचा है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझिए, परेशान मत होइए, थोड़ा लंबी क्वेश्चन उस समय आते थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं कि ये दोनों हैं इतना ग्राम, इन दोनों को गर्म किया गया है, स्ट्रांगली हीट। गर्म करने के बाद कह रहा है कि जो भी बचा वो इतना ग्राम था, 3.64 ग्राम। अब उसमें क्या कह रहा है, जो बचा है उसको HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन तब भी HCl बच जा रहा है, तो बैक टाइट्रेशन हो रहा है, मतलब कि HCl बच जा रहा है तो फिर NaOH जाके उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बताइए जो अननोन M है उसका आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है M। तो अभी हम लोग क्या क्या किए, जरा एक बार फिर से देखिए। जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो स्ट्रांगली हीट करने पे बेरियम ऑक्साइड का कुछ नहीं होगा, मेटल कार्बोनेट का होगा। मेटल कार्बोनेट MO में माने ऑक्साइड में और CO2 में टूट जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि शुरू में हमने लिया है 4.08, तो शुरू में 4.08, बाद में क्या बचा 3.64, नहीं तो कितना जो है खत्म हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, कितना आया 0.44, तो यानी 0.44 ग्राम मास खत्म हो गया। तो 0.44 कहाँ खत्म हुआ, CO2 ही तो उड़ा ना, तो CO2 उड़ गया 0.44। ओके, अब CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 0.01 मोल।
इसका मतलब कि CO2 0.01 मोल बना है, तो ये भी तो 0.01 मोल ही होगा ना बेटा, दोनों का एक एक मोल है तो। अच्छा, अब वो 0.01 मोल है। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी ये बचा वो पूरा HCl उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर भी HCl बच गया तो NaOH न्यूट्रलाइज कर दिया। हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट माने मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कैसे, N1V1, इसका मिली इक्विवेलेंट आ रहा है 40, तो इसका मतलब इससे रिएक्शन करने के लिए 60 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास HCl है। अब यहां से कहानी थोड़ी सी मोड़ ले रही है, 60 मिली इक्विवेलेंट हमें पहले लग रहा था ये, लेकिन MO भी है, तो MO प्लस BaO दोनों मिलके 3.64 ग्राम है, यानी 60 मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, अगर किसी तरह निकाल लें BaO या MO तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो दोनों निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका n फैक्टर से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है MCO3 माने m पे क्या होगा 2 प्लस, MCO3 है तो m पे होगा 2 प्लस, n फैक्टर 2, मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेकिन मिली इक्विवेलेंट निकालना है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया 20, तो 20 मिली इक्विवेलेंट जब MO का पता चल गया तो 40 मिली इक्विवेलेंट HCl का यूज करेगा। इसका मतलब HCl का जो 60 है हमारा, HCl का जो 60 है उसमें 40 लग गया MO में और 20 लग गया बेरियम ऑक्साइड में। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक तो नहीं है ना दिक्कत। चलिए, तो मतलब अब आप समझ लीजिए कि 20 BaO और 40 HCl, अरे मतलब ये 20 क्या है यार, ये 20 है ना, हाँ, तो HCl वाले 40, अब इसके लिए 20 इक्विवेलेंट। अब हमें आगे सोचना है वो मेटल क्या है, तो कैसे सोचे, अब जरा आप समझिए, यहां से एक बार आप सोचिए, आप हम भी सोच ही रहे हैं, कैसे करेंगे। देखिए, जब मिली इक्विवेलेंट पता चल गया BaO का, तो क्या हम BaO का मोल निकाल लेंगे क्या, मोल ऑफ BaO। आइए देखते हैं BaO का मोल कैसे निकालेंगे। हमें पता है इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट होता है N इंटू N, अरे N फैक्टर इंटू मोल, तो अगर हमें मोल निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय, बोल नहीं रहे सर, इसका पहले मोलर मास निकालिए, BaO का मोलर मास कितना होगा 1, बेरियम का, ऑक्सीजन का तो कितना होता है 16, और बेरियम का, बेरियम 154, 138, तो 138 प्लस 16 154, अच्छा, पूरा बेरियम ऑक्साइड। तो चलिए, हमको मिली इक्विवेलेंट पता चल गया, हमें मोलर मास पता चल गया, तो हम कैसे निकालें, अगर हमें मास निकालना हो, मोल हटाइए, एक ही बार मास निकालते हैं, तो हमें चूंकि जगह भी यहाँ कम है, तो अगर मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 मिली इक्विवेलेंट, मोलर मास 154, चूंकि ये मिली था इसलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेरियम ऑक्साइड का मास। अब ये कितना आएगा, थोड़ा अच्छा देखना भी नहीं है ना, ये तो आसानी से हो जाएगा, हमें कैलकुलेटर की जरूरत आएगी। तो देखिए 8 और 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, यही ना, तो ये कितना आ गया बच्चों, यही ना, 10 और 1 3 होगा ना सर, ये कितना आ गया 3.08 ग्राम, 3.08 ग्राम। अच्छा, जब ये पता चल गया, ये क्यों निकाल रहे हैं, जब इसका ग्राम पता चल गया तो इसी में ना दोनों थे, तो हमारा मेटल कार्बोनेट का ग्राम कितना होगा, मेटल कार्बोनेट का ग्राम कितना होगा 3.64
-3.08। बोलिए, तो 3.64 -3.08, यही ना। तो हमारा मेटल कार्बोनेट पता नहीं भाई, नहीं, मेटल कार्बोनेट और ये दोनों मिलके इसमें थे 4.08। तो हम लोग क्या करेंगे, 4.08 -3.08। अच्छा, तो तब तो ये 1 ग्राम आ गया। चलिए, अब हमें पता चल गया, अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, हमें पता चल गया मिक्सचर में W मेटल कार्बोनेट कितना है, 1 ग्राम। तो मेटल कार्बोनेट हमारा 1 ग्राम है, हमें बताना है वो मेटल कौन सा है। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा आपको नोट करना है तो कर लीजिए, अब यहाँ जगह नहीं है, हम इसको मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए जल्दी, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया W ऑफ मेटल कार्बोनेट 1 ग्राम। अब इसके आगे आप लोग सोचिए कि अब क्या किया जाए। मेटल कार्बोनेट कितना मोल था बच्चों, मेटल कार्बोनेट कितना मोल था। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग हीट किए थे तो क्या देखे थे, CO2 कितना निकला था, 0.01 मोल CO2 निकला था ना। तो एक ही मोल से न निकलेगा, तो मेटल कार्बोनेट भी कितना है, इसका मोल कितना है मेटल कार्बोनेट का, 0.01 मोल। तो आपको अगर मोल भी पता चल गया और मास भी पता चल गया, तो क्या आप मोलर मास नहीं निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। हमें मोलर मास ही निकालना है। तो W कितना है, 1 ग्राम नहीं, और मोल 0.01, तो ये कितना आ गया, 0.01, तो ये कितना आ गया, 100। तो चलिए, ये पता चल गया कि जो भी हमारा मेटल है, अरे मेटल कार्बोनेट है, उसका मोलर मास, तो जो भी मेटल कार्बोनेट है उसका मोलर मास 100 है। तो अब जरा देखिए, इसमें मेटल का X मान लीजिए और कार्बोनेट का 12 और 48, तो सब मिलके 100, यानी हमारा X कितना हो गया, ये 60, तो X आ गया 40 किसका होता है, कैल्शियम। हाँ, तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द मेटल M, तो मेटल M इज कैल्शियम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, उस समय ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन 15। देखिए, ये उस समय का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भले ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करता था। 10-10 क्वेश्चन आते थे, है ना। तो बहुत अच्छा, उसमें भी कोई 2 क्वेश्चन और थोड़ा सा 3 कर दिया तो सिलेक्शन भी हो जाता था। तो इसलिए खूब ध्यान से उस समय से क्वेश्चन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। ये क्वेश्चन जो हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं, पहले पॉज करके खुद से कोशिश करिए, और कोशिश करने के बाद आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे भी सॉल्व भी करना पड़ रहा है। तो आइए, अब हम लोग ये करते हैं, क्या है क्वेश्चन 1584, 2.64 into 10 to the power minus 3 moles of a solution, okay, containing an ion A to the power n plus require 1.61 into 10 to the power minus 3 moles of MnO4 minus for the oxidation of An plus to this. अच्छा, in स्टिक मीडियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ it? अच्छा, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए जो क्वेश्चन समझ लिया उसके लिए बड़ा आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है A का पावर है n प्लस, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा है AO3 का पावर माइनस, ठीक है, AO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि
एन प्लस का इतना मोल है, कितना मोल है 2.68 into 10 to the power -3 इतना मोल है ए का पावर n प्लस। ठीक है, और कह रहा है इतना मोल MnO4 चाहिए, इससे रिएक्शन कर रहा है MnO4, तब जो है ये कन्वर्ट हो रहा है उसमें इतना मोल एसिडिक मीडियम में। ओके, तब तो बहुत कठिन नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू बतानी है। आइए पहले हम लोग क्या देखें, n फैक्टर। तो यहाँ n फैक्टर क्या देखेंगे, यहाँ कितना चार्ज है n, यहाँ कितना चार्ज है 3 2 6 5, अरे ना, तो n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर 5 माइनस n, n फैक्टर क्या होगा, यही ना। चलिए, जो डिफरेंस आया तो n फैक्टर हमें पता चल गया। जब n फैक्टर पता चल गया तब तो हमें लग ही नहीं रहा है कोई दिक्कत होगा, क्योंकि n फैक्टर पता चल गया। तो क्या करेंगे हम लोग, मोल इनटू, देखिए a का पावर कितना है n प्लस, तो इसका n इंटू n, n माने मोल इंटू n फैक्टर, और एक तरफ क्या है MnO4 माइनस, इसका भी क्या करेंगे n इंटू n फैक्टर। तो चलिए, इसका मोल कितना दिया है 2.68 10 to the power -3, और n फैक्टर n-5। अच्छा, ये एसिडिक मीडियम कह रहा है तो आपको याद होना चाहिए n फैक्टर 5, पहले मोल लिख लें 1.61 10 to the power -3 into 5, यही ना। अब आइए यहीं पर हमें n सॉल्व करना है, क्योंकि n ही तो निकालना है। तो n सॉल्व करते हैं, कैसे करें, 10 to the power -3 10 to the power -3, पहले इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इससे ये कितने बार में जाएगा, तो ये कैंसिल होगा आपका कितने बार में जाएगा 16 23। अच्छा चलिए हम लोग पूरा ही करते हैं, 5 से कैंसिल करें, और फिर यहाँ से जो है ये माइनस n इधर जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा अगर हम लोग इसमें करें तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ है 2.68 n-5, n कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 ही होगा। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको 3 ले लूँ तो ये यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इतने में और इतने में तो और ये तो n अप्रॉक्स 2 आना चाहिए, है ना। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2 आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा n2, मतलब आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस समय कैलकुलेटर भी रहता था ना, अच्छे कैलकुलेटर से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, क्या हो गया 79 क्वेश्चन में हमें तो लास्ट क्वेश्चन करना है ना, तो रुक जाइए, कहाँ गया ये है, हाँ। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है 85, इसको कर लेते हैं तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 5 ml of 8 normal nitric acid, 4.8 ml of 5 normal HCl and a certain volume of 17 molar sulfuric acid are mixed and made up to 2 liter। ठीक है, इसको इधर एक जगह लिख लूं मैं। कह रहा है 5 ml 8 नॉर्मल क्या है HNO3। ठीक, मैं यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, अभी कहीं मिली इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़े। 4.8 ml 5 नॉर्मल क्या है
HCl, ठीक है, ये सेकंड हो गया। और तीसरे के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, केवल कह रहा है 70 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको, इसको और इसको तीनों को मिलाया गया और कितना बनाया गया, 2 लीटर, ठीक है। तो तीनों को मिला के बना दिया गया 2 लीटर। अब कह रहा है इसमें से हम कितना ले रहे हैं, 30 ml। तो इसमें से हम ले रहे हैं 30 ml, ठीक है। 30 ml ऑफ दिस एसिड मिक्सर एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, और इसका 30 ml जो है बच्चों 42.9 ml सोडियम कार्बोनेट, इतना सोडियम कार्बोनेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जिसमें, अच्छा, इस सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी कह रहा है कि जिसके 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 10H2O 100 ग्राम वाटर में है, सॉरी 100 ml वाटर में है, ओके। तो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। तो ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, अमाउंट इन ग्राम, सल्फेट आयन का अमाउंट बताना है। आइए हम लोग पहले पीछे से करें, इसका पहले मोलर मास निकालते हैं। Na2CO3 10H2O कितना होगा, Na2CO3 10H2O का मोलर मास कितना होगा, Na2CO3 10H2O, फटाफट निकालिए, निकाल लिए, अरे जल्दी निकालिए, ये सब आप लोगों को करना है। तो कितना आया, 286, यही आया। तो 286 आ गया मोलर मास। तो क्या हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलर मास पता चल गया तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, आसान है, 1 ग्राम है बाई मोलर मास 286 और नीचे ही वॉल्यूम होता है 100 और ऊपर 1000 होता है, यही ना। हाँ, तो ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 10/286, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। किसका निकालना है, कार्बोनेट वाले का। कितना आ जाएगा, 10/286 इंटू सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, एन फैक्टर बच्चों 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर को। अब ये कितना हो जाएगा, 10/286, है ना, 0.034, कितना आ रहा है, 0.034, इसको 5 कर दे रहे हैं क्योंकि 349 आ रहा है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जब हम करेंगे 2n फैक्टर है और 0.035, तो कितना आ जाएगा, 0.7। तो ये आ गया क्या, नॉर्मेलिटी। किसका नॉर्मेलिटी, सोडियम कार्बोनेट। अब आगे जरा एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना HNO3 है, इतना HCl है और इतना H2SO4 है, तीनों को मिलाया गया 2 लीटर। अब इस 2 लीटर में से 30 ml हमने निकाला और उस 30 ml से सोडियम कार्बोनेट और 10H2O जो भी है वो रिएक्शन कर रहा है, कितना, 42.9 ml। लेकिन जो 42.9 ml रिएक्शन कर रहा है उसके साथ एक कंडीशन है, उसके 1 ग्राम में 100 ml वाटर है, माने 100 ml में 1 ग्राम है। तो पहले हम लोग क्या किए, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ जो सल्फेट आयन है उसका अमाउंट बताइए ग्राम में, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आइए पहले हम लोगों ने क्या किया, इसकी मोलरिटी निकाल ली। कैसे मोलरिटी, जब 100 ml दिया है, 1 ग्राम दिया है, तो मोलरिटी निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मोलरिटी निकालने के बाद हमने नॉर्मेलिटी निकाल लिया, ये आप लोग देख रहे हैं। जब इसका नॉर्मेलिटी निकल गया बच्चों, तो इसके नॉर्मेलिटी के बाद हम लोग मोबाइल रख दें,
नॉर्मेलिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इसकी नॉर्मेलिटी तो आ गई, अब ये जिससे रिएक्शन कर रहा है उनकी भी तो नॉर्मेलिटी आनी चाहिए। तो आइए जरा इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लें। कैसे निकालेंगे इसकी नॉर्मेलिटी? इसका 5 ml दिया है, 8 नॉर्मल दिया है। हाँ, तो कैसे निकालें? पहले मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, और मिली इक्विवेलेंट के बाद टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, यही ना। तो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू कितना, 8, बोलिए 8 बाई क्या, 2000 होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर दे रहा हूँ, 400, और ये ऊपर क्या है 8 और नीचे है 400, तो क्या हो जाएगा 2.02, कितना आएगा 0.02। ओके, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना बाई 2000। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से ही कर दे रहा हूँ, कितना है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2000। ये आ रहा है बच्चों इसकी नॉर्मेलिटी 0.012, और इसके बारे में हमें नहीं पता, इसकी नॉर्मेलिटी हम मान लेते हैं x। तो ये तीनों चूंकि मिला के इससे रिएक्शन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी किसका, HNO3 का कितना आया है 0.02 प्लस इसकी नॉर्मेलिटी 0.012 प्लस इसकी नॉर्मेलिटी मान लीजिए x इक्वल टू, यही ना होगा सोडियम कार्बोनेट के बराबर, बोलिए सोडियम कार्बोनेट के मोलरिटी के बराबर यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे, इतना इतना इतना, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे, तो इसका हम लोग लिए कितना है 30 ml, तो इसका 30 ml, ठीक है। अच्छा, अब ये सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी कितनी आई 0.07, और सोडियम कार्बोनेट हमने लिया कितना था, ये 42.9 ml, 42.9। तो यहां से क्या होगा, हम सल्फेट का क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी, और जब सल्फेट का नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे तब हम सल्फेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आइए जरा अब इसको सॉल्व करें। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ऐड करिए, ये क्या है 0.02 है ना, और ये क्या है इतना, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0. यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 32, 0.032 ये ना, प्लस x इक्वल टू 30 को हम उधर भेज दे रहे हैं 0.07 इंटू 42.9 बाई 30, और फिर से हम कैलकुलेटर ही यूज करने वाले हैं। तो फिर से बच्चों अगर कैलकुलेटर यूज करते हैं तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 42.9 है ना, हाँ, और डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया 0.1। तो 0.1, तो x क्या आ गया 0.1 माइनस 0.032, तो ये कितना आ गया 0.1 माइनस 0.032, तो कितना आ गया 0.068। चलिए, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई H2SO4 की 0.068, ठीक है। तो आइए अब हम लोगों से क्वेश्चन में लग नहीं रहा है कि कोई दिक्कत आएगी। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सल्फेट का, देखिए नॉर्मेलिटी पता चल गया, मिटा दे इसको, अरे मिटा देना। चलिए, तो आइए भट्टू जी मोबाइल, तो क्या कह रहा है, हमें नॉर्मेलिटी पता चल गया बच्चों H2SO4 का 0.068,
अब हमें निकालना है क्या, तो सल्फेट के बारे में कह रहा है मास। तो चलिए अब कैसे निकालें आप लोग बताइए, आप लोगों के पास थोड़ा सा समय दे रहे हैं। अच्छा यार थोड़ा सा हम कर ही दे रहे हैं। ये क्या है 2 लीटर, तो 2 लीटर है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट 0.068 into 2, बोलिए तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 3 और 3 है ना। तो चलिए ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, आपको पता चल गया। अब आपको केवल ग्राम निकालना है। अब इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जल्दी करिए जल्दी। कितना आया, ये सब कहेंगे कि अपने तो धीरे धीरे कर रहे हैं, हम लोगों से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो सल्फेट का निकालना है बच्चों मास, मास ऑफ सल्फेट। तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ सल्फेट, इक्विवेलेंट हमें पता चल गया 136, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। तो कैसे निकालें हम, क्या करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से, अरे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट यही ना होता है। तो फिर क्या दिक्कत है, ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, तो हमें W निकालना, तो W बराबर क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनटू E ना। तो E क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, किसका इक्विवेलेंट वेट, सल्फेट का। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो ग्राम इक्विवेलेंट इसका है H2SO4 का, वही ग्राम इक्विवेलेंट तो सल्फेट का भी होगा। और जब वही ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट का होगा तो हम निकाल लेंगे सल्फेट का कितना होता है मास, जल्दी 32 64 कितना 96, तो 96/2 यही ना इक्विवेलेंट वेट। तो आ गया हमारा आंसर। इतने देर से जिसके लिए परेशान थे, ये कितना होगा 48। चलिए अब फिर से हमारा अब मल्टीप्लाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम फिर कैलकुलेटर ही उठा लें 0.136 और मल्टीप्लाइड बाई 48, तो 6.528 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ओम नमः शिवाय। तो कितना आ गया, इतना आंसर आ गया 6.523। तो देखिए 28 जो भी, तो ये हम लोग आज देख लिए क्या 78 से 85 तक का IIT के क्वेश्चन। अभी भी थोड़ी दिक्कत होगी, 85 के आगे आएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो फिर हम ट्रिक भी बताने लगेंगे वहां। यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलता है। और वैसे भी पता नहीं उस जमाने में लोग ये क्यों नहीं सोचते थे कि बच्चों को कैलकुलेट, शायद कैलकुलेटर दिए थे इसलिए, नहीं तो उन लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए कि यार 2 मोल 1 मोल ऐसे लिखते कि मल्टीप्लाई हो जाए। ये बहुत मेहनत का काम है ना, दिमाग से ज्यादा मेहनत का काम है। बाय द वे आप लोग पूरा वीडियो देखे, इसको सॉल्व करिए एक एक क्वेश्चन रोक रोक के। ये बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और IIT के साथ साथ इसी में का ऑब्जेक्टिव बना देगा तो नीट में भी आ सकता है। आप लोग पूरा देखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।